ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 59 अथवा 59वीं कक्षा 59वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। और आज से 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ होने जा रहा है, जो सभी प्रकार के संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी प्रकरण है। वह प्रकरण है समासांत प्रकरण। ठीक है, समासांत एक 5वें अध्याय के चौथे पाद में एक प्रकरण है। नव्य व्याकरण में एक समासांत पूरा प्रकरण ही अलग बना दिया है उन्हीं सूत्रों को लेकर के। तो चाहे आप नव्य व्याकरण पढ़ते हैं चाहे पढ़ते हैं प्राचीन, हम आपको पूरा समासांत प्रकरण पढ़ाएंगे। नव्य वालों को भी समझ में आएगा, प्राचीन वालों को तो समझ में आएगा ही। ठीक है, दोनों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं, इसलिए दोनों प्रकार के पाठक इस समासांत प्रकरण का पूरा लाभ ले सकते हैं। इस प्रकरण में जो भी वार्तिक आदि भी होंगे वो सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब तो हमारे पाठकों की बौद्धिक क्षमता इतनी हो गई है कि वो वार्तिकों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और यदि आपके पास में पुस्तकें नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हमें पूरा व्याकरण पढ़ना है और पुस्तकें भी चाहिए हमें, तो आप पुस्तकों को इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन अपने घर पर ही बैठे बैठे मंगा सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और जाने से मिलती भी नहीं है ये पुस्तकें, क्योंकि ये पुस्तकें आपको हर स्थान पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये शास्त्रीय पुस्तकें हैं, सामान्य बुक शॉप वाले जो पुस्तक विक्रेता हैं वो नहीं रखते। ठीक है, ये करोड़ों में कुछ पाठक पढ़ने वाले होते हैं, तो वो रख करके करेंगे क्या। ठीक है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था बनाई हुई है, आप इस व्यवस्था का भरपूर लाभ ले सकते हैं। चलिएगा, अब हम चलेंगे। ये हमारा समाप्त हो गया था 67वां सूत्र मद्रात परिवापणे। अब आरंभ हो रहा है हमारा समासांताः। ठीक है, चलिएगा। समासांताः 5 4 68 68। समासांताः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं समासः। समासस्य अन्ताः समासान्ताः प्रत्ययाः षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, समासस्य अंताः माने अंत, अंत का अर्थ है जो अंत जिसका विशेषण बनेगा वो किसका विशेषण बनेगा, प्रत्ययों का। ठीक है, इसलिए प्रत्ययाः ये गुरुजी ने कोष्ठक में लिख दिया है। समासांताः के समासांताः प्रत्ययाः, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है। और बताते हैं यहाँ पर अंत शब्द का अर्थ क्या है। अंत का तो कहते हैं गुरुजी यहाँ पर अवयववाची अत्र अंत शब्द। जो यहाँ पर समासांत में अंत शब्द का अर्थ तो
लास्ट होता है प्राय करके, परंतु अंत शब्द के संस्कृत भाषा के अंदर कई अर्थ हैं। एक अर्थ है अवयव, ठीक है, जैसे शरीर का अवयव ये हाथ आदि है, हस्त आदि, तो वैसे ही आप अंत शब्द है वो क्या है, शरीर के अवयववाची है। क्या है, शरीर का अवयववाची, वो शरीर का नहीं अवयववाची है। तो क्या अर्थ निकल के आएगा यहाँ पर, समासांताः और समास के अवयव, ठीक है। तो अवयववाची तो अवयव अर्थ लेना है, अनुवृत्ति लेनी है, तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है जी, ठीक है। अर्थः अधिकारोऽयम् आपाद परिसमाप्तेः इतो अग्रे ये प्रत्यया विहितास्ते समासस्यावयवा भवन्तीति वेदितव्यम्। कहते हैं अधिकारो अयम, ये अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र है, और कहां तक चलेगा, आपाद परिसमाप्ते है, यानी इस चतुर्थ पाद की समाप्ति तक चलेगा, ठीक है। और कहते हैं इसलिए इतो अग्रे, यहां से आगे, ये प्रत्ययाः विहिताः, जो भी प्रत्यय विधान किए जाते हैं या किए गए हैं अथवा किए जाएंगे, किसी प्रकार से कह सकते हैं, ते माने वे प्रत्यय समासस्य अवयवा भवन्ति, माने समास के अवयव बन जाएंगे। कोई प्रत्यय होगा वो समास का अवयव बन जाएगा, वो अलग नहीं रहेगा। क्या बोलो, अलग नहीं रहेगा। तो कहते हैं भवन्ति इति वेदितव्यम, ऐसा हमें समझना चाहिए, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। आइएगा उदाहरण यहाँ पर दिए, गुरुजी ने उदाहरण दिया अव्ययी भावे प्रयोजनम, कि भाई इसका समास में प्रयोजन क्या है इस प्रकरण का, माने ये प्रत्यय कर रहे हैं, समास के ही अवयव बन जाएंगे, समास के ही अर्थ को कहेंगे, तो फिर इसमें नया क्या है। तो कहते हैं प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है। तो कहते हैं कि प्रयोजन ये बता रहे हैं, समास कई प्रकार का है, मुख्य रूप से 4 प्रकार का ले लिया, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, 4 प्रकार का ले लिया, उसके भेद भी आ जाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं सबसे पहले दिखाते हैं अव्ययी भावे प्रयोजनम। अव्ययी भाव समास में ये समासांत प्रत्ययों का प्रयोजन बताते हैं। उदाहरण देते हैं उपराजम, अधिराजम, ये सिद्धियां। द्विगु समास है, द्विगु समास में बता रहे हैं द्विपुरी, त्रिपुरी। द्विगु का यहाँ पर मुख्य रूप से तत्पुरुष समास, तत्पुरुष आगे भी आ रहा है वैसे, देखिए। द्वंद्व समास है कोश निषदिनी स्रक्त्वचिनी, तत्पुरुषस्य समासे विधुराः प्रधुराः, बहुव्रीहि समासे उच्चैर्धुराः नीचैर्धुराः। ये इसके प्रयोजन है। यहाँ द्विगु समास ले लिया, वैसे द्विगु तत्पुरुष में ही आता है वास्तव में, परंतु द्विगु एक अलग संज्ञा भी है, इसलिए द्विगु संज्ञा को लेकर के विशेष कार्य कहे, इसलिए यहाँ पर अलग दिखा दिया है। अब इनकी सभी की सिद्धियां पीछे परिशिष्ट के अंदर गुरुजी ने दिखाई हैं, उन सिद्धियों में मैं आपको समझा देता हूं प्रयोजन, जिससे आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए कि ये समासांत प्रत्ययों का प्रयोजन ये होता है। यदि नहीं होते तो शब्द की रूप सिद्धि इष्ट सिद्ध नहीं होती। चलिएगा, अब है हमारा आगे का, सिद्धि पर आ जाइएगा, ठीक है। या पीछे गुरुजी ने सिद्धि दे दी परिशिष्ट में, ये परिशिष्ट समासांताः सबसे पहला दिया है रा उपराजम, तो इसका विग्रह किया है राज्यः समीपम उपराजम। उपराजम का अर्थ हो गया राजा के समीप। तो कहते हैं यहां पर
ये तो कर दिया विग्रह। अब इसका उप सु राजन गस, इस प्रकार से ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब यहाँ पर पूर्वत उपकुंभम के समान समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास हो गया। अव्यय विभक्त समीप समृद्ध विद्यार्थ था, हमने वहां पर उपकुंभम बनाया था। तो वैसे ही इस अव्ययी भाव में समास जो द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का जो सूत्र है, अव्यय विभक्त समीप, समीप अर्थ में उप अव्यय का समास हो गया। तो समास हो गया, तो समास होकर के सब कुछ क्या बन जाएगा, लुक आदि पूर्व सब कुछ कर लीजिएगा, उपराजन ये बन गया। ठीक है, उपराजन। अब उपराजन ये क्या बनेगा, समास। कौन सा समास बन गया, अव्ययी भाव समास। अब इसी समासांता के अधिकार में एक सूत्र है अनश्च। अनश्च क्या कहता है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं उसका पूरा अर्थ। ठीक है, अनश्च ये सूत्र है 5-4-108। ठीक है, ये कहता है यहाँ से अर्थ, अनंताद अव्ययी भावात् टच प्रत्ययो भवति समासांता। माने अन अंत में है जिस अव्ययी भाव समास के, ऐसे अनंत अव्ययी भाव समास से समासांत टच प्रत्यय हो जाता है। ध्यान रखें, अब ये टच प्रत्यय हो रहा है, ये ध्यान रखें, स्वार्थ में होंगे प्राय करके। क्या है, सभी प्रत्यय स्वार्थ में होंगे। और क्या है, ये समास के ही अवयव बन जाएंगे, अलग से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहते हैं समासांत माने समास के अवयव भी हो जाता है। टच प्रत्यय होता है और वो समास का ही भाग बन जाता है। समास के ग्रहण से ही उसका भी ग्रहण हो जाता है। चलिएगा, तो ये अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा अनश्च से क्या अनंत है, अव्ययी भाव समास है ही अव्यय। तो उपराजन टच, टच इच्छा संज्ञा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर यच्ची भम से, ये वास्तव में बाद में लाएंगे, ये पहले नहीं लाना, अभी बाद में लाएंगे। ठीक है, तो अब ये यच्ची भम से इसकी भसंज्ञा हो गई, भसंज्ञा है यकारा, ये आजादी अच्छा तद्धित है। भस्य, भस्य का अधिकार नस तद्धिते है। हाँ, तद्धित के परिवर्ते नकारांत के टी का लोप हो जाता है। तो नस्तद्धित से टी का लोप हुआ, टी, टी क्या है इसमें, अन, तो अन का लोप हो गया। तो क्या बना, उपराज, क्या हुआ, ये हुआ। अब यहां पर हमें समझना है, जब ये सूत्र लगने लगेगा नस्तद्धिते, ठीक है, क्या लगने लगेगा, नस्तद्धिते। अच्छा, ये टी का लोप हो जाए तो हो गया। अब यहां पर क्या बन गया, ये उपराज, और ये लोप होकर के ऐसा बन गया, उपराज, और ये अ। ठीक है, ये वास्तव में सु अभी नहीं लाएंगे, बाद में लाएंगे इसको। अव्ययी भाव संज्ञा है इसकी, उपराज की थी वास्तव में, ये क्या है, ये हलंत आएगा। हमने इसकी तो अव्ययी भाव संज्ञा किसकी थी, इसकी थी, उपराजन का ही समास हुआ था। तो अव्यय विभक्त समीप उसे समास, तो क्या है, इतने का, इतने की अव्ययी भाव संज्ञा थी, और उसमें से क्या टी का लोप हो गया, अन का तो उपराज बचा। तो कहते हैं उपराज की तो है ही अव्ययी भाव संज्ञा, इसकी उप अव्ययी भाव संज्ञा है, किंतु टच प्रत्यय के समास के अवयव होने के कारण से, अब ये क्या कहा, समासांता के अधिकार ने कि इस अधिकार में कहे हुए प्रत्यय समास के अवयव बन जाएंगे। समास के अव्ययी भाव समास अब पूरे की संज्ञा मानी जाएगी। तो क्या है कि टच सहित तो उपराज, अब टच का अ मिलेगा तो उपराज बन जाएगा, अव्ययी भाव कहलाया। क्या कहलाया, अब ये पूरे की ये टच का असहित की क्या हो जाएगी, बोलो, अव्ययी भाव संज्ञा, क्योंकि ये समास का ही अवयव है, समास से बाहर नहीं है। शरीर कहने से मेरे हाथ, उंगली, मुख आदि सब कुछ ग्रहण हो जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं, तो अव्ययी भाव संज्ञा होने से क्या हो गया, अब जो सु आएगा, ये
वो उसको न अता नाब्दयी भाव ततोम तो पंचम्या के अकारांत मान ह्रस्व अकारांत अव्ययी भाव मान करके सु को क्या हो गया, अम हो गया। ये तो आपको दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ा दिया है कि अव्ययी भाव समास यदि ह्रस्वकारांत है तो उससे उत्तर सुप का लुक नहीं होता है, क्या हो जाता है, अम हो जाता है। तो यहां पर समास का अवयव मानने का लाभ ये हो गया कि यहां पर सु को अम हो रहा है, क्या ऊपर र और हम अलग अलग कर देते हैं अ और ये सु का लुक हो रहा है। यदि समासांताः सूत्र नहीं होता और ये जो टच प्रत्यय है समास का अवयव नहीं होता, नहीं बनता, चाहे स्वार्थ में प्रत्यय हो जाता है कोई परेशानी नहीं है, स्वार्थ में प्रत्यय हो जाता, परंतु ये अव्ययी भाव समास तो केवल उपराज की होती है, जकारांत की। अकारांत से उत्तर ये नहीं मिलता तो ये सूत्र नहीं लगता। समासांता इस अधिकार से क्या है, जो भी प्रत्यय हुआ वो टच वो समास का अवयव बन गया, अवयव बन गया तो ये पूरा उपराज अकारांत अव्ययी भाव समास माना गया। तो अव्ययी से अव्ययी भाव समास से तब सु को अम हो गया, ये इसका मुख्य रूप से प्रयोजन है। तो अम हो गया और अमी पूर्वा से पूर्व रूप एकादेश होकर के क्या बन जाएगा, बोलो उपराजम, राजा के समीप। ऐसे ही राजस्व अधिकृतम अधिराजम में विभक्ति के अर्थ में समास होकर के शेष सब कार्य पूर्ववत हुए हैं। टच को समास का अवयव मानने से शेष पूर्ववत ही लाभ है। यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर केवल जो अलौकिक विग्रह होगा उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। इसका विग्रह कैसे करेंगे, इसका करेंगे आधि सु और रा जन और गी आ जाएगा, बस इतना ही है। वहां पर नस आया था, षष्ठी का था, इसलिए राजसु अधिकृतम आ चाहिए। राजसु बहुवचन में आएगा, सुप आएगा, राजाओं में, ऐसा है। एक बार एक वचन भी कर सकते, पर यहाँ विग्रह बहुवचन का किया है तो बहुवचन ही लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुवचन ले आए। तो अधिसु बस इतना ही है, बाकी उसी सूत्र से वहां उसमें अधि पड़ा हुआ है विभक्ति के अर्थ में, अधि अव्यय है तो वो विभक्ति अर्थ पड़ा हुआ है, विभक्ति के अर्थ में यहाँ पर अधि वर्तमान और सारा कार्य इसके समान ही हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अधिराजम। समासांत वही प्रकरण, समासांत होने का लाभ क्या है, नाभ्ययी भाव तुम पंचम्या से निषेध होकर के सु के लुक का क्या हो गया, अम हो गया, बस ये तो ये हो गया जी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा आगे उदाहरण आ रहा है इसमें द्विगु समास का, द्विपुरी त्रिपुरी, ठीक है। द्वे पुरौ समाहृते द्विपुरी, दो पुरियों का, दो नगरियों का समाहार, उसको क्या कहा जाता है, द्विपुरी। अर्थात दोनों नगरियों के समूह को बोल रहे हैं द्विपुरी। तो इसमें क्या हो, द्वि औ पूरा औ ऐसा आ गया। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से क्या हो गया जी, बोलो समास। तद्धित इससे आगे आने वाला है इसलिए समास होगा, तद्धित के अर्थ में समास हो गया। तथा दो चार से विभक्ति का लुक हो जाए, सुपो धातु प्रातिपदिकयो। अब ये हमारा शब्द बन गया द्विपुर, ऐसा बन गया। अब यहां पर समासांत के अधिकार में एक सूत्र है, ऋक पूरब्धू पथामानक्षे। ये सूत्र क्या करता है, समासांत अप्रत्यय करता है। आइएगा इसका अर्थ दिखा देता हूं मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है अलग से, ये सूत्रों को
दिखाने के लिए। ऋक् पूरब्धु पथामानक्ष्य 5 4 74। क्या कहते हैं यहाँ पर गुरु जी? कहते हैं ऋक् पूरा अप अधूर पथिन इत्येवं अंतानाम समासांतानाम अह प्रत्ययो भवति अक्ष संबंधिनी या धूस तदंतस्य न भवति। ठीक है, आपको अभी कुछ भी नहीं समझना है, यहाँ पुर शब्द पड़ा हुआ है, हमें पुर का लेना है। तो यहाँ पर ये कहा कि ये शब्द माने पुर शब्द भी जिनके अंत में ऐसे समासांत समास है, उससे स्वार्थ में क्या हो जाता है बोलो? अप्रत्यय। बस अक्ष संबंध नहीं इसके साथ में लगेगा, वो इसके धुर के साथ में लगेगा, उसको अभी रहने दीजिए, यहीं पढ़ेंगे उसको। तो द्विपुरी में पुर शब्द है और क्या है? वो समास भी है। संख्या पूर्वो द्विगु से क्या है? द्विगु समास हो रहा था वास्तव में। तो अभी द्विगु समास को मान करके तो कोई कार्य प्राप्त नहीं है, अभी तो इसको समास मान के प्राप्त है। तो ठीक है जी। अब क्या हुआ? ये समास मिल गया, समास के अंत में पुर शब्द मिल गया, यहां पर पुर मिल गया। अब ऋक्पूर अब्धु पथामान अक्षय से क्या होगा? समासांत अप्रत्यय हो गया। अब अप्रत्यय इसी में जुड़ गया। अब कृत तद्धित समासाक्ष से आके समासांत अर्थात द्विपुर का ही भाग माने जाने से द्विपुर अ इतना भाग दुसंज्ञक कहलाए। पहली बात यहां पर इसकी आवश्यकता ही नहीं है, एक सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तो ये दिखाना है कि आ ये क्या है? द्विपुर इसका समास हुआ था, इसका समास हुआ था। ये सूत्र तो प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ये क्या? ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये गलत लिखा हुआ है यहां पर। अभी प्रातिपदिक संज्ञा की आवश्यकता नहीं है हमें। ये कहते हैं द्विपुर, द्विपुर ये समास है और इसकी क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु से इसकी द्विगु संज्ञा है। क्या है? संख्या पूर्वो द्विगु। अब परंतु इसमें अप्रत्यय भी मिल गया, तो अब ये द्विपुर अ, तो अब द्विगु संज्ञा इस पूरे की हो जाएगी, क्योंकि समास का यह अवयव है। द्विगु संज्ञा इसकी होने से क्या लाभ मिल जाएगा? द्विगोहो से अकारांत द्विगु मान करके गीप हो गया। अब ये द्विपुर अ ये पूरा अकारांत द्विगु माना गया, तो इसको क्या है? अकारांत द्विगु स्त्रियाम भाष्यते। अकारांत जो द्विगु होता है उसको क्या है? स्त्रीलिंग की कहते हैं। तो स्त्रीलिंग से क्या हो जाएगा? फिर इसको द्विगु से गीप हो जाएगा। अदंत है ये, अकारांत मिल गया, द्विगु मिल गया तो गीप हो गया। तो गीप हो गया, गीप होकर के द्वि, यहाँ पर ये ऐसा गलत दिखा दिया है। यहाँ पर थोड़ा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, इनको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अकारांत मान करके क्या हो गया? द्विपुर और ये आ इसमें जुड़ गया और गीप हो गया। ठीक है, ये यहाँ अब वास्तव में यहाँ पर क्या है? इसको नीप के परे रहते क्या हो जाएगा? इसको यस्य तीच से आकार का लोप होगा। यहाँ पर ये इस जो प्रत्यय का अ था, अप्रत्यय था जो, उसके आकार का यस्यति यचिवम यस्यति मन गीप के ई के परे रहते इसकी भाषंज्ञा है। भाष्य के अधिकार में यस्यति च, यस्यति से आकार का लोप हुआ है, यहाँ पर दिखाया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये गीप इसमें मिल गया तो द्विपुरी और सु आ गया, स्वादि उत्पत्ति, और हलगाभ्यो दीर्घ सुति से प्रक्तम हल से सु का लोप हो गया। तो क्या बन जाएगा? द्विपुरी। या जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर आद का लोप दिखाया है वो क्या दिखाया है? वो दिखाया आपका यस्य टीचर से करके दिखाया है, जो लिखा नहीं है यहाँ पर, आपको समझ लेना, मैंने बता दिया। ठीक है, अब कहते हैं यदि अप्रत्यय समास का अवयव न होता तो द्विपुर के अकारांत न होने से गीप प्रत्यय नहीं हो पाता। ठीक है, प्रयोजन है। इसी प्रकार से त्रिपुरी, तो त्रिपुरी का अर्थ है तिस्रः पुरः समाहृताः त्रिपुरी, तीन नगरियों का समाहार। ठीक है,
चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे का हमारा हमारा उदाहरण है, ये हो गया द्विपुरी। द्वंद्व समास में कोश निषदिनी स्रक्त्वचिनी। चलिएगा, ये केवल अधिकार सूत्र है, वास्तव में इसका अपना उदाहरण नहीं है, परंतु फिर भी समझाने के लिए गुरुजी ने उसकी सिद्धियां दी हैं, इसलिए सिद्धियां समझा रहे हैं आपको। ये सिद्धियां दोबारा आएंगी, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, यही पढ़ा दी हैं, यही कह देंगे भाई मैं पढ़ा दी है आपको, अभी अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। कोशश्च निषद निषच्च यस्याह कोश निषदिनी। कोश सु निषत सु, चार थे द्वंद्व से क्या हो गया, माने कोश वही ये है, कोशश्च निषच्च यस्याह, माने कोश और निषत और वो है जिसके, ऐसा अर्थ आएगा, ठीक है, वह है जिसमें। तो कोश निषदनी ये कुछ होगा, ठीक है। तो चार थे द्वंद्व से समास हो गया और सुपो धातु प्रातः लुक हो गया, तो कोश निषद ऐसा बन गया, ठीक है। इसका अर्थ आया है, पहले इस सूत्र पर उदाहरण दिया था। अब यहाँ पर द्वंद्वाच्युत शहांतात समाहारे, ये समासान टच प्रत्यय हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, टच प्रत्यय। ये द्वंद्व है और ये दकारांत है, तो इससे टच प्रत्यय हो गया। ये सूत्र हमने आपको पढ़ा दिया था पहले, नहीं ये नहीं पढ़ाया अभी, ये आगे आएगा। ये तो हमारा 5-4-106वां सूत्र। ये क्या कहता है, चवर्गांता दकारांता शकारांता हकारांताच्च समाहारे वर्तमानात् द्वंद्वात् टच प्रत्ययो भवति समासांता। चवर्गांत अथवा दकारांत अथवा शकारांत अथवा हकारांत समाहार में वर्तमान जो द्वंद्व समास माने द्वंद्व समाहार, समाहार द्वंद्व, तो उससे टच प्रत्यय हो जाता है, समासांत माने उसी का अवयव। तो यहां पर क्या हुआ, ये द्वंद्व समास था, दकारांत है, तो टच प्रत्यय हो गया। टच प्रत्यय हो गया ये आपका, ठीक है। अब यहां पर टच के समासांत होने से कोश निषद अ, इतना भाग द्वंद्व संज्ञक हो गया, द्वंद्व, इस पूरे की द्वंद्व संज्ञा हो जाएगी अब। तो अकारांत द्वंद्व संज्ञक मान करके द्वंद्वोपताप गरिहात, ठीक है, द्वंद्वोपताप गरिहात से इन्हीं प्रत्यय हो गया। अब इस पूरे की क्या द्वंद्व संज्ञा मानी जाएगी, तो ये सूत्र है, ये हमने पढ़ लिया है, इसको भी बता देता हूं, ये क्या कहता है देखिएगा। ये सूत्र कहता है हमारा, द्वंद्वोपताप गर्ह्यात प्राणिस्थादिनी, प्राणिस्थवाचिनो द्वंद्व संज्ञकाः उपतापवाचिनो गर्ह्यवाचिनश्च ये अदंतास्तेभ्यो मत्वर्थे इन्हीं प्रत्ययो भवति, ठीक है। प्राणिस्थवाची द्वंद्व संज्ञक, ठीक है, द्वंद्व संज्ञक, उपतापवाची गर्ह्यवाची ये अकारांत, उनसे मतुप के अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो उदाहरण या तो इसका नहीं दिया था, तो यहां पर अलग उदाहरण दिया है। तो ये क्या है, ये प्राणिस्थवाची है, कोश और निषद, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, ये द्वंद्व संज्ञक तो वास्तव में ये अब तो टच सहित हो गया, अकारांत, अकारांत हो गया इतना। यदि ये समास का अवयव नहीं होता तो ये द्वंद्व केवल इतने की संज्ञा होती, तो उससे फिर ये इन्हीं प्रत्यय नहीं हो पाता। तो समासांत का अवयव होने से क्या है, इस पूरे की द्वंद्व संज्ञा होने के कारण से अकारांत से इन्हीं प्रत्यय हो गया। तो यहां पर भी ये गलत दिखा दिया, ये आएगा बीच में, ठीक है जी। तो कोश निषद आ और इन्हीं होगा, ये हलन दिखा दिया पहले ही, इन्हीं का न का ई चला जाएगा, इन बचेगा। अब यहाँ पर यची भम यस्यति से क्या है, इस आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। और फिर कृतद्धित समासाश्च, ठीक है, कृतद्धित समास है, वास्तव में इसकी यहाँ आवश्यकता ही नहीं है,
लगा से में कोई हानि भी नहीं है, ये तद्धित तो है। क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा हमें करनी है, तो प्रातिपदिक संज्ञा तो समास, अच्छा नहीं, हाँ ये लगेगा यहाँ पर, ये इन्हीं को मान करके लगेगा, समासांत टच प्रत्यय को मान के नहीं, इन्हीं इन्हीं तो अलग प्रत्यय हो गया, वो तो समास का अवयव नहीं है। तो ये कृत तद्धित समासाश्च से इसको तद्धित मान करके पूरे की क्या हो गई, कोश निषद्दिन प्राथमिक संज्ञा हो गई। आप प्राथमिक संज्ञा के अधिकार में क्या है, ऋण्योपयोगी स्त्रीलिंग में क्या है, नकारांत से गीप प्रत्यय हो गया, तो गीप हो गया, तो ये ई और फिर कोश निषदिनी स्वासु और हलग्याम बुद्धिरा सुति सिप्रक्तम हल फिर लोप, तो कोश निषिद्धनी बन गया। ठीक, ऐसे ही इसी प्रकार स्रक्च त्वक्च यस्याह स्रक त्वचिनी में भी जाने, तो स्रक त्वच का समास हो जाएगा, तो स्रक त्वच और टच प्रत्यय हो जाएगा। वस्तु टच प्रत्यय होकर के वो चला तो जाता है आकार, परंतु उस टच के आने से क्या हो रहा है, इन्हीं प्रत्यय की उत्पत्ति हो रही है। टच नहीं लाते तो इन्हीं प्रत्यय नहीं हो पाता, क्योंकि अकारांत ही नहीं मिलता। तो ये मुख्य रूप से प्रयोजन है। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, अब हमारा आगे का है तत्पुरुष समास में विधुरः प्रधुरः। ठीक है, चलिएगा, इसमें क्या प्रयोजन है, विगतो धुरः विधुरः। ठीक है, तो वी सु धुर नसी, ये हो गया। अब यहां पर क्या हो गया, इसका प्रादि तत्पुरुष समास हो गया, कुगति प्रादय से प्रादि समास हो गया, समास होने से सुपो धातु प्राप्त को लुक आदि हो गया, क्या बन गया, वेधुर, ऐसा बन गया रेफांत। क्या बन गया बोलो, रेफांत। अब यहां पर क्या, ऋक पूरब धूप था मानक्षे, इसमें धू धू पड़ा हुआ धुर शब्द वास्तव में अभी दिखाया था, फिर दिखा दूंगा आपको। यह धुर है समास के अंत में, तो इससे क्या है, समासांत अप्रत्यय हो जाएगा। यहां क्या हो गया, अप्रत्यय हो गया। ठीक है, तो आके समासांत होने से विधुर आ इतनी पूरे की तत्पुरुष संज्ञा हो गई, पहले तो इतने की थी, अब आ गया ये भी समास का अवयव बना, तो पूरे की समास तत्पुरुष संज्ञा हो गई। तत्पुरुष संज्ञा हुई तो क्या होगा, तत्पुरुषे तुल्यार्थ इत्यादि समास सूत्र है, एक स्वर संबंधी से पूर्व पद प्रकृति स्वर हुआ, प्राप्त हुआ। अब इसका देखिएगा, ये सूत्र है छठवें अध्याय के द्वितीय पाद का दूसरा सूत्र है, तत्पुरुषे तुल्या तृतीया सप्तम्युपमाना व्यय द्वितीया कृत्याः। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसका अर्थ देख लीजिएगा एक बार। अर्थ, तत्पुरुषी समासे तुल्यार्थ तृतीयांत सप्तम्यंत उपमानवाची अव्ययम द्वितीयांत कृत्यांत च यत् पूर्वपदम तत्प्रकृति स्वरम भवति। कहते तत्पुरुष समास में यदि कोई तुल्यार्थवाची शब्द या तृतीया विभक्त्यंत या सप्तम्यंत या उपमानवाची अथवा अव्यय अथवा द्वितीयांत कृत्यांत च, तो अभी हमें क्या लेना है, अव्यय। यदि पूर्व पद में है समास में, तो उसके पूर्व पद को क्या हो जाता है, तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, यहां घटा लीजिएगा, आराम से घट जाएगा। विधुर है और ये क्या है, तत्पुरुष समास है। इसमें जो ये वी है, ये क्या है, वस्तुतः अव्यय है। अव्यय तो है ये,
प्रादि सारे तो अव्यय हैं। तो इसने कहा तत्पुरुष में तत्पुरुष समास कैसा, जिसका पूर्व पद तुल्यार्थ अथवा अव्यय, तो हमें यहां पर अव्यय मिल गया। पूर्व पद क्या है, ये अव्यय है, अव्यय है। तो उस तत्पुरुष समास में पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अब क्या है, इसमें दो पद थे, वी और ये दूसरा पद क्या, धुर। ठीक है, अब इनका कहना ये है कि यहां पर यदि समासांत, यदि ये जो अप्रत्यय ये इस पूरे का अवयव नहीं बने, तत्पुरुष समास केवल इतने की ही संज्ञा हो, तो पहले क्या लग जाएगा, इसमें पहले लगेगा ये वाला सूत्र, इतने में, विधुर में तत्पुरुष इतना ही है। फिर उसके बाद में प्रत्यय आया। प्रत्यय का स्वर क्या होता है, आदुदात्तश्च, प्रत्यय अपरश्च आदुदात्तश्च। और सती शिष्ट स्वरो बलीयान, बाद में आने वाला स्वर बलवान होता है। तो यदि ये अप्रत्यय समास का अवयव नहीं माना जाए तो क्या हो जाएगा, ये शब्द आपका, इसमें अ का स्वर रहेगा, ये तत्पुरुष वाला सब स्वर नहीं रहेगा, क्योंकि प्रत्यय बाद में आया है। और जब हमने इसको समास का अवयव बना दिया, तो ये पूरा तत्पुरुष हो गया। अब पूरा तत्पुरुष हो गया, तो अब इसमें पूर्व पद में वी अव्यय, तो अब इसका पूर्व पद के प्रकृति स्वर हो जाएगा। अब प्रत्यय का इसमें अलग स्वर लगेगा ही नहीं, आदुदात्तश्च लगेगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्यय अलग है ही नहीं है, वो तो समास ही है। तो क्या हुआ, पूर्व पद को प्रकृति स्वर प्राप्त हुआ। तो क्या है, पूर्व पद का प्रकृति स्वर क्या है, तो वी निपाता आदुदात्ता भवन्ति, फिट सूत्र है 79 में, कि जो निपात होते हैं वो कैसे होते हैं, इसकी निपात संज्ञा भी है, आदि उदात्त होते हैं। तो ये तो वी है, आद्यंत वदे कस्मिन, माने वही आदि है वही अंत है, तो वी का जो ई है वो क्या, उदात्त हो गया, तो वी उदात्त हो गया। फिर आगे क्या हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, अनुदात्त हो गई। फिर उदात्ता अनुदात्त से स्वरिता, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो गया। और फिर स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई, लिखा हुआ एक श्रुति, स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम से एक श्रुति हो गई। तो क्या बन गया, बोलो, विधुरः आदि उदात्त बन गया। ठीक है, यदि ये समास का अव्यय नहीं बनता तो ये शब्द कैसा बन जाता, ये ऐसा बनता, विधुराह, ये इसका उदात्त होता और ये अनुदात्त होते। तो हमें बनाना कैसा है, इष्ट शब्द ये है, तो इष्ट की सिद्धि हो गई, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब उसी बात को गुरुजन लिखा हुआ है, यदि या अप्रत्यय समासांत न होता तो आदुदात्त से अप्रत्यय का आदुदात्त स्वर होता, उसके सती शिष्ट होने से, सती माने बाद में आने पर, विधुर में उसका ही स्वर होता। अब समास का ही भाग हो जाने से प्रत्यय का पृथक स्वर नहीं होगा। है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब एक सिद्धि और है, इसी प्रकार से बिल्कुल क्या, प्रधुरः, क्या प्रगतः धुरः, प्रगतः धूः प्रधुरः, बिल्कुल वैसे बन जाए। ठीक है, इसमें वी है, इसमें प्रय, सारे सूत्र वही लगेंगे। अब बहुब्री समास से, बहुब्री समास में प्रयुक्त उच्चैः धुरः नीचैः धुरः, ये तो सरल ही है। उच्चैः धुरस्य धूः अस्य उच्चैः धुरः, माने ऊंची धू है जिसकी, मान धू का अर्थ होता धुरा,
जो पहले रथ आदि होते हैं, जिसको आज की भाषा में एक्सल कह सकते हैं, एक्सल, ठीक है। तो धू माने जिसका ऊंचा धुरा है, गाड़ी कोई नीची होती है कोई ऊंची होती है, तो ऊंची गाड़ी जो होती है उसमें धुरा जिसका ऊंचा होगा तो गाड़ी ऊंची हो गई भाई, जिसके गोल पहिए बड़े हो गए तो वो ऊंचा धुरा हो गया, ठीक है। जिसके पहिए छोटे हैं उसका एक्सल धुरा नीचे रहता है। तो कहते हैं यहां भी पूर्ववत बहुब्रीहि समास कर लेंगे, अनेक मन्य पदार्थे से समास हुआ है वास्तव में, ठीक है। उसमें भी हुआ अनेक मन्य पदार्थे से, इसमें भी हुआ है। तो अनेक मन्य पदार्थे से यहाँ पर समास हो गया और समास होकर के अप्रत्यय हो जाएगा। सो समास का अवयव होने से यहाँ पर क्या लगेगा, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। यहां पर इसको ऐसा कर लीजिएगा, उच्चई, और यहां पर ये सु आ जाएगा आपका, और ये आपका धुर और सु, ठीक है। ये इसका लोप हो जाएगा, इनका लुको जो समास हो रहा है, अनेक मन्य पदार्थे से समास हुआ है। और फिर इससे ऋक पूरब धूप अथा मानक्षे, इससे क्या हो जाएगा, अप्रत्यय हो गया। अभी अप्रत्यय उच्चई धुरा, तो उच्च ये वास्तव में विसर्ग है, ये आगे धा आ रहा है तो इसको र हो जाएगा, ठीक है, र हो जाएगा। तो ये उच्चैर धुर और अ उच्चै धुर हो गया। अब क्या है, ये पूरे की बहुब्रीहि संज्ञा हो गई। पूरे की बहुब्रीहि संज्ञा होने से लाभ क्या हो गया, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। बहुब्रीहि समास में जो पूर्व पद होता है उसका स्वर रहता है, उत्तर पद का स्वर नहीं रहता है। तो बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से हमने स्वर लगाया, तो स्वर लगाया तो इसमें क्या है, ये था आपका, ये फिट सूत्र है। फिर पूर्व से कारण फिशोन्तु दाता, तो ये उच्चैर धुर, ठीक है। तो ये पूर्व पद है, तो ये फिशोन्तु दाता माने फिशोन्तु दाता, फिट सूत्र में फिश का अर्थ है प्रातिपदिक। क्या अर्थ है, प्रातिपदिक। तो कहते हैं प्रातिपदिक का अंतुदात्त होता है, तो ये प्रातिपदिक है उच्चई ही, उच्चई। तो इसका अंतुदात्त हो गया। अनुदात्तम पद में एक वर्जम, ये अनुदात्त हो गए। उदात्ता अनुदात्त स्वरता, ये स्वरित हो गया, ठीक है, उ। और स्वरता सहिता अनुदात्ता में एक श्रुति हो गई। तो इसका स्वर क्या बन गया आपका, ऐसा बन गया, ये अनुदात्त हो गया, ये उदात्त हो गया, ये स्वरित हो गया, ये एक श्रुति हो गई। इस प्रकार से स्वर लग गया। ये वैसे पुस्तकों में उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, ये तो हम पढ़ाते समय दिखाने के लिए बताते हैं। ये पहले भी हमने स्वर प्रकरण में पढ़ाया है, ठीक है। आपको कहीं पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा ऐसा क्रॉस का चिन्ह उदात्त के नीचे, नहीं, बिना चिन्ह का ही होता है। तो ये स्वरित की खड़ी रेखा होती है, अनुदात्त की ये पड़ी रेखा होती है। यदि अप्रत्यय समासांत न होता तो वह प्रत्यय स्वर से उदात्त होता, तो प्रत्यय स्वर से उदात्त होता तो पहले की तरह ही क्या हो जाता, जो आदुदात्त है धूरा आ उदात्त बन जाता, अंतुदात्त बन जाता है शब्द, उसी का स्वर प्रदान होता। अब बहुब्रीहि का ही भाग माना जाने से ऐसा नहीं हुआ, अर्थात पूरे में बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम लग गया। बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम भी मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये 6वें अध्याय के प्रथम द्वितीय पाद का पहला सूत्र है। बहुब्रीहि समासे पूर्व पदस्य यह स्वरः सा प्रकृत्या भवति न विकारम अनुदात्तत्वम आपद्यत इत्यर्थः। बहुब्रीहि समास में जितने भी पद हैं उसमें जो पूर्व पद है उसका ही स्वर माना जाता है और किसी पद का स्वर नहीं होता है, उसका जो अपना स्वर होता है वही स्वर रहता है, अर्थात वो उसको कोई विकृति नहीं होती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्तर पदों में परिवर्तन हो जाता है, बस ये कहना है। तो इसी प्रकार से आगे के जो समासांत प्रत्यय हैं उनमें हमें प्रयोजन घटाते जाना है। ये प्रयोजन है वास्तव में समासांत माने समास का अवयव बनाने में, ठीक है जी। चलिएगा
तो आज मुझे ज्ञात था कि आज की कक्षा में केवल एक ही सूत्र होगा, पर सिद्धियां थी, इसलिए सिद्धियां आपको समझ में आ गई होंगी आराम से, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको बस पढ़ते जाना है। अब सरल है, ये प्रकरण पूरा सरल ही है। आज की कक्षाएं थोड़ा प्रयोजन समझ लिया आपने, फिर आगे की कक्षाएं सभी इस पूरे पाद की सरल हैं, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब आएगा न पूजनात्। अब पूजा का निषेध करेंगे पूजा का तो नहीं करेंगे, पर न पूजनात्। इसमें कुछ निषेध भी कहा है कि हर जगह समासांत प्रत्यय नहीं कर लेना है, कहीं पर नहीं भी होता है, वो आगे की कक्षा में देखेंगे। तो आपसे फिर वो आज निवेदन है पाठकों के हितार्थ कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके इन कक्षाओं को पहुंचाइए। सर्वेभ्यो नमः।